हाय। आज हम क्लास 10th एसएसटी के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये शॉर्ट में जान लेना है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की क्या स्थिति है। दूसरा हम जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ की स्थिति के बाद क्या इनको हम संरक्षित करने में सफल हो पा रहे हैं या हमारी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो इनकी संख्या को संकट में डाल रही है, इसे इनसिक्योर कर रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। प्रयास में हम दो तरीके के प्रयास देखेंगे। इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, इसके साथ साथ हम सोसाइटी के रूप में क्या प्रयास कर रहे हैं इन वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। भारत में वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में क्या स्थिति दी गई है। इंडिया हैज़ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के पास बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है। वेराइटी ऑफ स्पीसीज लिव हियर एंड सम आर ओनली फाउंड इन इंडिया। मतलब यहाँ पर स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं और उनमें से बहुत सारी वैरायटी तो ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। और यदि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड में 8th रैंक रखता है। इंडिया होल्ड्स 8th रैंक इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें ये लग रहा है, हमें ये स्पष्ट पता चल रहा है कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में बहुत ही रिच है। लेकिन जो हमारे पास बहुत ही रिच मात्रा में है या जो बहुत बड़ी मात्रा में है, क्या हम उसे बचा कर रख पा रहे हैं। देखते हैं दूसरा पॉइंट, आवर फ्लोरा एंड फौना आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। हमारे जो फ्लोरा फौना है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है, ये क्या है, ग्रेट स्ट्रेस में है, इन पर भारी दबाव है। और भारी दबाव किस कारण है, मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि ये मानव जो है इन्वायरमेंट के प्रति इनसेंसिटिव है, इनके प्रति असंवेदनशील है और इसी कारण इन फ्लोरा और फौना पर भारी स्ट्रेस है, बहुत बड़ा दबाव है। जब हम इन फ्लोरा और फौना के प्रति इनसेंसिटिव हो जाएंगे तो इनकी संख्या स्वाभाविक रूप से घटना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे इनकी संख्या घटेगी बायोडाइवर्सिटी भी घटेगी और जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी घटेगी हमारे जीवित रहने या हमारे लंबे समय तक सर्वाइव करने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। अब हमने देख लिया कि हमारे देश में फ्लोरा और फौना तो बहुत रिच मात्रा में है और विश्व में हम 8th रैंक पर हैं इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन हमारी इनसेंसिटिविटी के कारण, हमारी असंवेदनशीलता के कारण इन पर भारी स्ट्रेस है। तो क्या सरकार इसके लिए कुछ प्रयास कर रही है इन फ्लोरा और फौना को कंजर्व करने के लिए? यदि प्रयास कर रही है तो क्या प्रयास कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर बिकॉज इट प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है इनके कंजर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बैलेंस देते हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल। अब हम देखते हैं कि इनको कंजर्व करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो इसमें सबसे पहला हमें देखना है 1972 का इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। सरकार इस अधिनियम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाई जिसके माध्यम से इनके अवैध व्यापार पर, पोचिंग पर, हंटिंग पर, इनके ट्रेड पर, इनके हैबिटेट को, साथ ही साथ इनको अपने निवास स्थान में ही सुरक्षित करने के बहुत सारे प्रयास किए। उन प्रोविज़न्स को हमें देखना है
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन प्रोविजंस के बारे में स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ सकते हैं। जैसे देखते हैं क्या क्या प्रोविजन थे। प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहला प्रोविजन क्या है कि प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसमें पहला प्रोविज़न था कि जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं इनके हैबिटेट को, इनके घर को, इनके आवास को क्या करेंगे, हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, इन्हें संरक्षित करेंगे। क्योंकि किसी भी जीव कि यदि आप घर को ही उजाड़ दोगे तो उसकी संख्या स्वाभाविक है उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी संख्या तेज़ी से घटना शुरू होगी। तो सरकार ने पहले डिसाइड किया कि हम इनके क्या करेंगे, आवास को, इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा क्या पॉइंट है, अंडर दिस एक्ट ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। और सरकार ने यह भी तय किया कि जितने भी ऑल इंडिया में प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं जिन्हें सरकार बचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, उनके लिस्ट को भी क्या किया जाएगा, उनकी सूची को प्रकाशित किया जाएगा। तीसरा प्रोविज़न क्या है, प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज, बैनिंग हंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, मतलब शिकार पर प्रतिबंध लगाकर और वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर जो ऐसे स्पीसीज जो क्या है एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या जो इंडेंजर्ड हैं, उनकी क्या करना, उनकी आबादी को सुरक्षा देना, उनकी आबादी को सुरक्षित करके रखना। चौथा प्रोविज़न क्या है, सेंट्रल एंड मेनी स्टेट्स गवर्नमेंट हैव इस्टेब्लिश्ड मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। और साथ ही साथ सेंटर के साथ साथ स्टेट्स मिलकर क्या करेंगी, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगी ताकि बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सरकार ने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रयास किया, पहला प्रयास किया उन्होंने कानून बनाया और कानून का नाम क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। इसके अलावा क्या सरकार ने प्रयास किया, इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए। जैसे सरकार को लगा कि हमारे बायोडाइवर्सिटी की कुछ विशेष स्पीसीज हैं जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है, तो सरकार उसके लिए प्रोजेक्ट लाई। जैसे टाइगर की संख्या बहुत तेज़ी से गिर रही थी, तो सरकार ने टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में लाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि इनकी संख्या बहुत तेज़ी से गिर रही थी। जैसे 1973 में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी थी, 55,000, लेकिन इसकी संख्या गिरकर कितनी हो गई, 1827 तक। तो सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लगाया ताकि टाइगर की संख्या में जो भारी गिरावट हो रही है उसे क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसके तहत सरकार ने डिसाइड किया कि हम बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाएंगे या नेशनल पार्क बनाएंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को हम क्या घोषित कर देंगे, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। और उसके माध्यम से हम उन्हें उनके हैबिटेट को कंजर्व करेंगे। यदि हम उनके हैबिटेट को कंजर्व करेंगे इसका मतलब वो स्वतः ही उसमें कंजर्व हो जाएंगे। तो बहुत सारे नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए गए थे। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के इसमें नाम मेंशन किए हैं। इन नेशनल पार्क और ये नेशनल पार्क किस स्टेट्स में है ये आप ज़रूर याद करके जाना। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पेयर के रूप में आ सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला नेशनल पार्क एक इस्टेब्लिश किया गया था चिम नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया। पेरियार टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया केरला में। एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था मानस जो कि असम में है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में बनाया गया। इसके साथ साथ एक नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया सुंदरवन नेशनल पार्क जो अभी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो इन नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर ही तो चलाया, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर से कैसे काम चलेगा, और भी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से गिर रही थी, तो उनको भी बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए गए। जैसे एक सींग वाले गेंडे की स्थिति बहुत दयनीय थी, इनकी संख्या में भारी गिरावट हो रही थी, तो इनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए या इनको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट वन हार्ड राइनोसोरस ये प्रोजेक्ट लाया गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट हंगुल लाया गया। प्रोजेक्ट हंगुल क्या था, हंगुल एक हिरण है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। इनकी भी संख्या तेज़ी से गिर रही थी, तो सरकार ने इसको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल लाया।
इसके अलावा प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लाया। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल 3 टाइप के होते हैं, एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, इसके अलावा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, साथ ही साथ घड़ियाल। तो क्रोकोडाइल के कितने स्पीसीज़ हैं? 3 टाइप के, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। ठीक है। इसके अलावा सरकार ने देखा कि कुछ ऐसे कीट पतंग हैं, तितलियां हैं, ये भी हमारे बायोडायवर्सिटी के अभिन्न अंग हैं। अब इनकी भी संख्या यदि घटेगी तो स्वाभाविक है हमारे बायोडायवर्सिटी की जो चेन है उसमें भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने 1980 और 1986 में एक्ट लाया और इस एक्ट के तहत बहुत सारे स्पीसीज़ को कंजर्व यानी प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के रूप में घोषित कर दिया है। जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986, मैनी इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाई, मॉथ्स, बीटल्स एंड ड्रैगनफ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि वाइल्ड लाइफ यानी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ये सारे प्रयास की। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। सरकार के पहले प्रयास में आप ध्यान रखोगे, पहला प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, और उसके प्रावधान भी आप ध्यान रखोगे कि पहला इसमें प्रावधान था कि सरकार इन वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा इसमें प्रावधान था कि इनके इलीगल पोचिंग एंड हंटिंग पर बैन लगाएगी। तीसरा प्रावधान था कि सरकार समय समय पर कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ या कुछ ऐसे स्पीसीज़ जिनकी संख्या विलुप्त होती जा रही है उसकी लिस्ट पब्लिश करेगा। साथ ही साथ सेंटर और स्टेट्स मिलकर बहुत सारे नेशनल पार्क यानी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि इन जीवों को बचा कर रखा जा सके। अब हम देखने वाले हैं कि हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी इन वाइल्ड लाइफ यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या प्रयास किया, प्लांट्स और एनिमल को बचाने के लिए कम्युनिटी क्या प्रयास की या उसकी क्या भूमिका रही। पार्ट 2 में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी संस्कृति ने, जिनके कल्चर ने हमारे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और हमारे फॉरेस्ट को बचा कर रखा है। जैसे कुछ हमने ट्राइबल ग्रुप्स के इसमें नाम मेंशन किए हैं, जैसे मुंडा और संथाल जनजाति हैं जो कि महुआ के पेड़ का वर्शिप करते हैं, महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये जनजाति छोटे नागपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये महुआ की पूजा करते हैं, तो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी कैसे प्रोटेक्ट हुई। सामान्य भाषा में समझो, जब कोई समुदाय किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहा है, इसका मतलब उस पेड़ से उसकी आस्था जुड़ी हुई है। जब उस पेड़ की उससे आस्था जुड़ी हुई तो क्या वो पेड़ को काटना चाहेगा? नहीं काटना चाहेगा। जब नहीं काटना चाहेगा तो हमारी वाइल्ड लाइफ या हमारी बायोडाइवर्सिटी तो प्रोटेक्ट हो ही रही है ना। इसके अलावा कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो उड़ीसा एंड बिहार में हैं, ये इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं विवाह के दौरान। मतलब उड़ीसा और बिहार के आदिवासी शादियों के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ पीपल एंड बनियान ट्री आर आल्सो कंसिडर्ड सेक्रेड। पीपल और बरगद के पेड़ को भी क्या माना जाता है? पवित्र। तो ये ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जिनकी एक्टिविटी भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। जैसे छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जनजाति महुआ की पूजा करते हैं। साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा के कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि विवाह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ पीपल और बरगद के पेड़ों को भी पवित्र माना जाता है। जैसे एक साधारण उदाहरण देते हैं, आप देखोगे अपने गांव में कि गांव में जहाँ भी पीपल का पेड़ होता है वहाँ पर लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, जल देते हैं, और पीपल को पेड़ को काटने से लोग बचते हैं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि हमें पता है कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन दिन के साथ साथ रात में भी देता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे बचाना हमारे ज़रूरी है। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमारे पूर्वजों ने इसको हमारे कल्चर से जोड़ दिया, हमारे अध्यात्म से जोड़ दिया। जब हम इनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे तो स्वाभाविक है हम इन्हें बचाना चाहेंगे और इसे काटेंगे नहीं। तो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो गई और हम इससे इमोशनल तरीके से जुड़ भी गए। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जैसे बिश्नोई राजस्थान में, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक
चिंकारा, नीलगाय एंड पीकॉक आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जो राजस्थान में बिश्नोई समुदाय है वहाँ पर काला हिरण, नीलगाय, मोर, इन सभी को उन समुदाय ने अपना एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। इनके साथ वे इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। जब ये सारे जीव उस समुदाय के इमोशनल कनेक्शन के रूप में उनका अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे तो स्वाभाविक है इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा तो हमारी वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट होगी। इसके अलावा और क्या प्रयास किए गए हैं आप देखोगे, जैसे राजस्थान इन सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान विलेजर्स फॉट अगेंस्ट द माइनिंग बाय रेफरिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब राजस्थान में एक सरिस्का अभ्यारण्य है जहाँ पर वहाँ इलीगल माइनिंग एक्टिविटी होती थी, तो उस गांव के लोग उस इलीगल माइनिंग एक्टिविटी के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। तो इसके माध्यम से भी उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा राजस्थान का एक अलवर ज़िला है जहाँ 5 गांवों ने मिलकर लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र को एक सेंचुरी घोषित कर दिया है और उस सेंचुरी का नाम क्या है? भैरवदेव डाको सेंचुरी। कहाँ पर? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। Inhabitants of 5 villages in Alwar districts of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest land as the भैरवदेव डाको सेंचुरी। इससे भी उन्होंने 5 गांव ने मिलकर ही पूरा 1200 हेक्टेयर भूमि या क्षेत्र को एक सेंचुरी घोषित कर दी और खुद उसको मेंटेन करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद वो उठा रहे हैं। ठीक है, दे हैव डिक्लेयर देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, और वो खुद अपने रूल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट आउटसाइड। तो ये सारे प्रयास रहे जो कम्युनिटी बड़ी योगदान दे रही है हमारे बायोडाइवर्सिटी यानी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए गए। जैसे आप देखोगे बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, जैसे एक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में शॉर्ट में आप जानिए कि चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में चलाया गया और इस मूवमेंट में क्या किया गया कि जैसे लोग पेड़ को काट रहे थे, तो वहाँ के जो समुदाय थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। जब पेड़ काटने आए लोग तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों से चिपक गए और ऐसा माना जाता है कि जो काटने वाले लोग थे ने कई लोगों को पेड़ के साथ ही काट दिया। ऐसा भी मूवमेंट आया। जैसे देखो, अ मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। एक ऐसा मूवमेंट था जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा था उसके प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया। People used to hug tree and protect them from wood cutters। वुड कटर्स को पेड़ के काटने से रोकने के लिए वो क्या करते थे, पेड़ को चिपक जाते थे, पेड़ को हग कर लेते थे। इट गेन्स पॉपुलैरिटी अंडर लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और चिपको मूवमेंट कहाँ पर इंडिया में हुआ था? उत्तराखंड। इसके साथ साथ उत्तराखंड में ही 2 और आंदोलन चलाए गए, एक बीज बचाओ आंदोलन, दूसरा नवदान आंदोलन। ये आंदोलन किस लिए था? बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड नवदान आंदोलन हैव शोन दैट एडुकेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। इनका कहना था कि जितने भी एग्रीकल्चर में सिंथेटिक रसायन का उपयोग किया जा रहा है, इनके बिना भी हम उत्पादन कर सकते हैं और वो आर्थिक रूप से ज़्यादा हमारे लिए संभव है, ज़्यादा हमारे लिए सही है। अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर हैं, हमें देख लेना है कुछ फॉरेस्ट के टाइप। फॉरेस्ट 3 तरह के क्लासीफाई किए गए हैं। पहला फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट,
दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है अनक्लासिफाइड। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जिस पर पूरी तरह से मालिकाना हक किस पर है, मालिक कौन है, सरकार, और उसमें किसी भी प्रकार का एक्टिविटी बैन है, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। दीज फॉरेस्ट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कलेक्शन ऑफ टिम्बर, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स आर नॉट अलाउड इन दिस फॉरेस्ट। मतलब इस वनों में, प्रोटेक्टेड यानी आरक्षित वन में, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे चाहे आप लकड़ी लेने जा रहे हो, चाहे आप पशुओं को चराने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी इसमें नहीं है। मतलब आरक्षित वन पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोहिबिट करता है। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक ऐसा फॉरेस्ट इसका भी मालिक सरकार ही है, सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ स्थानीय लोगों को लकड़ी लेने या फिर मवेशियों को चराने की क्या होती है, अनुमति होती है। तीसरा है अनक्लासिस फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन, ऐसे वन जिसमें निजी व्यक्ति और सरकार के साथ साथ समुदाय मिलकर एक्टिव हैं और उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर को डिस्कस किया है। आप इसे बार बार रिवाइज करिएगा और नोट्स बनाइएगा। जल्दी हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और तब ये चैप्टर हम मानेंगे कि हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।